छोटे से गांव में ममता अपनी बूढ़ी माँ गोमती के साथ रहती थी। गोमती विधवा होने के साथ साथ बहुत ही गरीब थी और उसी गरीबी में गोमती ने जैसे तैसे ममता का पालन पोषण किया था। वह कभी किसी के घर पर साफ सफाई का काम करती तो कभी किसी के घर पर खाना बनाने का काम करती, लेकिन उसने अपनी ऐसी परिस्थिति में भी ममता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखती थी। गोमती अपने गहने बेचकर ममता को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन ममता अपने चंचलपन और गैर जिम्मेदारी की वजह से इस साल भी स्कूल पास नहीं हो पाई। ममता, तुम पिछले 3 सालों से 10वीं की परीक्षा दे रही हो और इस साल भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओगी और अपने घर के हालात को भी ठीक कर दोगी, लेकिन सब कुछ ठीक करने की बजाय तुम तो घर की स्थिति और भी खराब कर रही हो। अरे माँ, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और अगर आप जबरदस्ती करोगी तो यही होगा ना। अच्छा तो ठीक है, अब इसका मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवा देना, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो और ना ही जिंदगी में कुछ करना चाहती हो। गोमती अपनी बेटी ममता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वह ममता की शादी एक राघव नाम के लड़के से करवा देती है। तभी ममता की विदाई के समय गोमती उससे कहती है, बेटी ममता, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस सफेद लहंगे की, और इस सफेद लहंगे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए बेटी। अरे आप क्या कर रही हो? आप यह सफेद लहंगा देकर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या आप ममता को भी अपनी तरह विधवा करना चाहती हो? माँ, आपने मेरे लिए अभी तक जितना भी किया मेरे लिए वही बहुत है, और इस सफेद लहंगे को मैं आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगी, ठीक है? गोमती वह सफेद लहंगा ममता को देकर उसकी विदाई कर देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। राघव अपनी नाकामयाबी के पीछे ममता को ही दहेज के लिए ताने मारा करता था। अरे ये तुम्हारी माँ ने जो सफेद लहंगा दिया है, इससे मेरा घर नहीं चलने वाला। जाओ, जो आ गई हो खाली हाथ मुँह उठाकर। अरे आप खुद ही अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए आप मुझे ताने मार रहे हो, ये भला कैसी बात हुई? अरे तुमसे बहस करना ही बेकार है, अनपढ़ औरत कहीं की। चल हट यहाँ से। राघव की बात सुनकर ममता जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह गुस्सा होकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वह वहाँ जाकर अपनी माँ को सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि गोमती की तबीयत कई दिनों से बहुत ही खराब चल रही है। अरे माँ, आपकी तबीयत इतने दिनों से खराब है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे बेटी, अब तुम अपने ससुराल जा चुकी हो और अपनी गृहस्थी में खुश हो, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी। अरे बेटी, मेरा तुम्हारे संगी तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं लगता और शायद राघव को भी ये पसंद नहीं आएगा। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। ममता अपनी माँ को जबरदस्ती अपने ससुराल ले आती है, लेकिन राघव यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, अरे मैंने तो सोचा था तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन अब आई भी हो तो अपनी माँ को भी अपने साथ ले आई। अरे आप हम लोगों से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? और ये सब करने से क्या आपका काम अच्छे से चलने लगेगा? अच्छा, तो क्या तुम्हारी माँ ने जो सफेद लहंगा दहेज में दिया था उससे मेरा काम चलने लगेगा? इसी बात पर राघव और ममता की लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर गोमती बहुत परेशान हो जाती है। तभी रात में वो बिना कुछ खाए पिए उसके दरवाजे के पास चटाई बिछाकर सोने चली जाती है।
लेकिन वह सो नहीं पाती। हे भगवान, मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी अपनी बेटी के घर की परेशानी देखकर गोमती वहाँ पर बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखती है और उसे उस सफेद लहंगे के ऊपर रखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी गोमती के जाने के बाद उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी इतनी तेज होती है कि उससे उसका पूरा घर चमक उठता है। और उस रोशनी को देखकर ममता और उसका पति चौंक जाता है। अरे, ये रोशनी उस लहंगे से आ रही है। तुमने ऐसा उसमें क्या रखा है? क्या? पर मैंने तो उस लहंगे को हाथ भी नहीं लगाया। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं, रुको, मैं देखता हूँ। तभी राघव जैसे ही उस लहंगे के पास जाता है तो उसकी नजर उसके ऊपर रखी चिट्ठी पर जाती है। अरे, ये तो माँ की चिट्ठी है, क्योंकि ऐसी राइटिंग माँ की ही है। लाइए, दीजिए, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। उसके बाद ममता उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में इस सफेद रंग की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सफेद लहंगा तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर तुम इस सफेद लहंगे पर लाल सिंदूर रखकर जो कुछ भी बोलोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और तुम मेरी चिंता मत करना, मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस लहंगे पर रखा हुआ सिंदूर हटेगा नहीं और यह ऐसे ही पूरा लाल होता जाएगा और धीरे धीरे इस लहंगे की शक्तियाँ भी कम होती जाएगी। देख लिया ना, आज आपकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है। तो मुझे माफ कर दो ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को एक बार यह जादुई लहंगा इस्तेमाल करके देखना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। तभी सुबह होते ही राघव ने वो सफेद लहंगा अलमारी से निकाला और उस पर लाल सिंदूर रखकर अपने काम के बारे में सोचा और फिर अपने काम पर चला गया। उस दिन से राघव का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। यह सब देखकर राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे वाह, आज तो मेरा काम इतने अच्छे से चल रहा है। जब राघव शाम को घर जाता है तो वह सारी बात अपनी पत्नी ममता को बताता है। देख लिया ना तुमने, यह सब मेरी माँ के दिए हुए उस सफेद लहंगे की वजह से ही हो रहा है, जिस पर तुम हमेशा मुझे और मेरी माँ को ताने मारा करते थे। और जब मेरी माँ घर वापस आएगी तो वो हमें इतना खुश देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सही कहा तुमने। और अब हम इस लहंगे की मदद से एक अच्छा और खुशहाल जीवन जिएंगे। उस दिन के बाद से अब ममता और राघव को जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो माँ के दिए हुए जादुई लहंगे पर सिंदूर रखकर उस चीज को पा लेते थे। और अब राघव एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका एक बड़ा सा घर था और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर के सामने खड़ी रहती थी। तभी ऐसे ही एक दिन राघव कहता है, अरे, अब तो इस जादुई लहंगे पर सिंदूर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची है, वरना इस पर और सिंदूर रखकर मैं और अमीर हो जाता। अरे, अब तो हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। तुमने इतना पैसा जमा तो कर लिया है। ममता और राघव यह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गोमती वापस आ जाती है और अपनी बेटी को सारी सुख सुविधाओं के साथ इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होती है। और तभी ममता अपनी माँ को देखकर उनके पास जाती है और कहती है, अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपका कितना इंतजार किया और हम लोगों को आप वो जादुई लहंगा देकर कहाँ चली गई थी? अरे माँ जी, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम दोनों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तभी राघव के मन के लालच ने गोमती से एक बात पूछ ही ली। अरे माँ जी, क्या आप मुझे एक और सफेद लहंगा नहीं दे सकती? क्योंकि मेरी कुछ और मांगे हैं जो अभी अधूरी रह गई। मुझे पता था बेटा कि तुम यह बात जरूर कहोगे और वह सफेद लहंगा पूरा लाल हो चुका होगा। यह बात भी मुझे पता है,
जैसे ही राघव और ममता ने यह बात सुनी, वे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ, आपको ये बात कैसे पता कि वो लहंगा पूरा लाल हो चुका है? बेटी, क्योंकि जितनी बार तुम लोगों ने उस लहंगे पर सिंदूर रखा, उतनी बार मुझे दर्द का एहसास हुआ। आपको दर्द हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि तुम जितनी बार उस लहंगे पर सिंदूर रखते थे, उतनी बार ही मुझे चोट लगती थी। उस वजह से मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए थे और ऐसे ही मैंने बहुत कुछ सहा है। और मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, जिससे कि मैं समझ गई थी कि वह लहंगा अब पूरी तरह से लाल हो चुका है और अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांग सकते हो। तभी गोमती की बातें सुनकर ममता और राघव की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। और माँ, अब से हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर उस दिन के बाद से राघव और ममता गोमती की खूब सेवा करने लगे और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। अब गोमती भी उन लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती। एक छोटे से गांव में रोशनी अपनी दादी कमला के साथ रहा करती। रोशनी के माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद रोशनी की देखभाल उसकी दादी को ही करनी पड़ी। लेकिन कमला की उम्र ज्यादा होने के कारण कमला से कोई काम नहीं हो पाता, इसलिए घर के सारे काम रोशनी ही क्या करती। रोशनी घर के खर्च निकालने के लिए एक छोटी सी रेहड़ी पर मेकअप का छोटा मोटा सामान बेचा करती और शाम को जो भी पैसे मिला करते वो उन्हें लाकर अपनी दादी को देती। कमला उन पैसों को घर के सामान के लिए इस्तेमाल किया करती। बेचारी रोशनी इस उम्र में पढ़ाई करने की बजाय काम किया करती। रोशनी को बचपन में पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन जब से उसके सर से माँ बाप का हाथ उठ गया था, मानो जब से वो अपना जीवन बस जैसे तैसे ही काट रही थी। लेकिन उसकी दादी भी क्या कर सकती थी, वो भी तो मजबूर थी, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई थी। रोज शाम को मेकअप का सामान बेचने के बाद जब रोशनी घर आती तो घर का सारा काम करती और खाना भी बनाती। दोनों दादी पोते खाना बनाकर खाकर सो जाते। उनका जीवन सालों से ऐसा ही चल रहा था। अब रोशनी के जीवन में उसके खुद के सपने की कोई आस नहीं बची थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए रोशनी आस पड़ोस वालों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी को रोशनी की बातें झूठी लगती और कुछ औरतें तो आपस में इस तरह की बात भी कर रही थी, अब तो इस बुढ़िया के दिन आ गए, ये बुढ़िया ज्यादा दिन नहीं बचेगी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। बेचारी रोशनी को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगर बुढ़िया चली जाएगी तो इस बच्चे का काम भी कम हो जाएगा। ये सारी बात रोशनी सुन लेती है और उन दोनों के पास आकर कहती है, आंटी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए। आपको शर्म नहीं आती मेरी दादी के बारे में ऐसा बोलते हुए? अरे अरे, देख कैसे बोले जा रही है। अगर जाते जाते इसके माँ बाप थोड़ी तमीज सिखा देते तो अच्छा रहता। एक तो सबसे पैसे मांगती फिर रही है, ऊपर से बोल भी इतनी रही है। देखिए आंटी, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए आप भी मुझे मत बोलिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग इतने बड़े होकर किसी के बारे में इतना बुरा बुरा कैसे बोल सकते हैं। मैं तो बस यही कह रही थी, अगर तेरी दादी नहीं होती तो तुझे भी इतना काम नहीं करना पड़ता। वैसे भी आजकल तो बुराई का जमाना ही नहीं रहा। मेरी दादी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, आज के बाद मेरी दादी के बारे में ऐसा दोबारा मत बोलना, वरना देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सही बात कहो तो भी बुरी लग जाती है। इसके बाद रोशनी अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को दवाई खिला देती है।
रोशनी अगले दिन सामान बेचने नहीं जाती क्योंकि उसे अपनी दादी की चिंता सता रही थी। अपनी पोती को इतना परेशान देखकर उसकी दादी बोलती है, भगवान मुझे जल्दी से अपने पास बुला ले। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी पोती को कोई दिक्कत हो। अरे दादी, आप कैसे बात कर रही हो? आपको तो पता है ना, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आप भी ऐसी बात करोगे तो मेरा क्या होगा दादी? मैंने तो आपको बचपन से ही मम्मी पापा माना है। अब आप देखो, जल्दी से ठीक हो जाओ और ऐसी बात मत करो। कैसे बेटी, ना तो कोई हमारी मदद करता है, ना ही घर में कोई पैसा है। घर भी इतना छोटा है, मेरी दवाई लाने तक के भी पैसे नहीं है हमारे पास। अपनी दादी की बातें सुनकर रोशनी उदास हो जाती है और सोचने लगती है, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपनी एक मेकअप के सामान की दुकान खोल लेती। मैं रेडी पर सामान बेचती हूँ, इसलिए मुझे से कोई सामान नहीं खरीदता। सभी मेरी रेडी को देखकर यही समझते हैं कि सामान बेकार होगा। काश मेरे पास थोड़े पैसे आ जाए, मैं दादी का इलाज भी करा लूं और छोटी सी दुकान भी खोल लूं। बस इसी बात के बारे में सोचते सोचते रोशनी सो जाती है। अगले दिन रोशनी दोबारा सामान बेचने के लिए निकल जाती है और वो देखती है कि एक गर्भवती औरत रोड के किनारे खड़ी हुई थी और किसी बस को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसके बाद रोशनी उसके पास जाती है और रिक्शा वाले को रुकवाकर उसको हॉस्पिटल ले जाती है। रोशनी हॉस्पिटल के बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। ये जानकर रोशनी बहुत खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर उसे फीस जमा करने के लिए कहता है। फीस 10,000 रुपये थी, लेकिन अभी तो रोशनी के पास एक भी रुपया नहीं था, तो वो 10,000 रुपये कहाँ से देती। फिर रोशनी डॉक्टर को सारी बात बता देती है कि कैसे उसने औरत की मदद की और वो औरत को जानती भी नहीं है, इसलिए उसके पास फिलहाल कुछ पैसे नहीं है। रोशनी की बात सुनकर डॉक्टर मान जाता है। फिर रोशनी हॉस्पिटल से बाहर आकर कुछ लोगों से पैसे मांगती है और बाकी बचे हुए पैसे घर से ले आती है, लाकर डॉक्टर को दे देती है। इसके बाद रोशनी उस औरत को उसके घर ले जाती है और वो औरत रोशनी से कहती है, अगर आज तुम सही वक्त पर मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने क्या हो जाता। तुम तो मेरी बहन जैसी हो गई हो। इतने गरीब होने के बाद भी तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें थोड़े पैसे देना चाहती हूँ। ज्यादा तो नहीं है मेरे पास भी, लेकिन इतने तो दे सकती हूँ कि तुम्हारा कोई छोटा सा काम हो जाए। और प्लीज तुम मना मत करना, ये तुम मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ कर रख लेना। इसके बाद रोशनी वो पैसे लेकर आ जाती है। दादी को सारी बात भी बता देती है। ये तूने बहुत अच्छा किया, तूने किसी जरूरतमंद की मदद की। आज मुझे तुझ पर बहुत फख्र हो रहा है। दादी, मैंने सोचा कि मैं इन्हीं पैसों से एक छोटी सी मेकअप की दुकान खोल लूं, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी मेरी रेडी पर से सामान नहीं लेता, सभी गांव के बाहर की दुकान पर जाते हैं। अगर मैंने भी एक दुकान खोल ली तो मेरे पास भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। बेटी तो ठीक कह रही है, अपने लिए एक दुकान खोल ले, शायद हमारी किस्मत दुकान से ही बदल जाए। इसके बाद रोशनी अपने लिए एक दुकान खोल लेती है, उसमें सारा पार्लर का सामान भी रख लेती है। उसका सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। इसके बाद वो एक दिन उदास होकर घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एक जादूगरनी मिलती है और जादूगरनी रोशनी से कहती है, अरे रोशनी बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कोई जादूगरनी तो नहीं है? हाँ बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम पता है। मैंने आज ही तुम्हारे बारे में सब पता लगाया है। तुमने कैसे एक गर्भवती औरत की मदद की, साथ ही तुम जरूरतमंदों की हमेशा मदद करती हो।
मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और तुमने एक दुकान भी खोली है, इसमें कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी दुकान के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बनाया है जिसमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अब जाकर देखना, तुम्हारी दुकान के आगे लाइन लग जाएगी। उस घर में तुम खुशी खुशी रह भी सकती हो, तुम्हारी दादी भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। जादूगरनी की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश होती है और उसको सब समझ भी आ जाता है। वो जल्दी से अपनी दुकान के बाहर जाकर देखती है। उसकी दुकान के पास में एक जादुई लिपस्टिक का घर बना होता है। ये देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है और अपनी दादी को उस घर में ले जाती है जिसमें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से ही थी। जब अगले दिन रोशनी अपनी दुकान पर जाती है तो देखती है दुकान के बाहर बहुत से लोग सामान खरीदने के लिए खड़े हुए थे। धीरे धीरे उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगती है और अब उसकी दादी की तबीयत भी ठीक होने लगती है। इसके बाद रोशनी अपनी पढ़ाई करने का भी सपना पूरा करने के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।